अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ना रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर सेकंड रिवीजन है हमारी, इसमें मैं ना ब्रीफली थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा सारी चीज़ें। इसमें रिस्क एंड रिटर्न होता है जी, हमने यही चीज़ें मालूम करनी होती है। रिस्क से मुराद क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है और रिटर्न जो है वो हमारी आउटपुट होती है, ठीक है? वो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हो सकता है। तो रिटर्न जो है ना, वो और रिस्क जो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा जो रिटर्न भी कम होगा। तो रिटर्न जो है ना, उससे मुराद एडिशनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। और ये 3 चीज़ें ही शामिल है रिटर्न में। एडिशनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट आती है और वो डिविडेंड की सूरत में भी होता है तो वो भी रिटर्न कहलाता है, और इंटरेस्ट की सूरत में होता है वो भी रिटर्न कहलाता है। ठीक है? तो इसके अंदर रिस्क क्या है? सबसे पहले तो देख लो, रिस्क से मुराद है कि वो अनसर्टेनिटी है एक, और ये जो मालूम करना है ना, इसके कंपोनेंट कौन से हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करते हो आप सबसे पहले, जिसको मीन कहते हैं। डेविएशन फॉर मीन मालूम करते हो, जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न का ही फार्मूला है, ठीक है, और डेविएशन फॉर मीन का भी फार्मूला है। और रिस्क एंड रिटर्न आर प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा होगा एक दूसरा ही बढ़ेगा, तीसरा दूसरा कम होगा तो अगला वो भी कम हो जाएगा साथ वाला, यानी कि रिटर्न ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो उसके बाद ये है कि जो ये मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये भी दो तरह से मालूम किए जाते हैं। अब सबसे पहले वो भी बताता हूँ फिर मैं आप लोगों को। उससे सबसे पहले ये देख लो कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है। इन दोनों की ये मैंने खसूसियात लिखी हुई हैं ना, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बुलेट लगे हुए हैं। इंडिविजुअल रिस्क क्या होता है कि सिंगल जो होता है ना स्टॉक, उसका आप लोगों ने अगर रिस्क मालूम करना है ना, तो उसका फार्मूला अलग है, ठीक है? उसके अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर तो आप लोगों को पोर्टफोलियो दिया हो, सॉरी प्रोबेबिलिटी दिया हो, तो फिर उसका फार्मूला अलग है। अगर प्रोबेबिलिटी ना दिया हो तो फिर अलग है। अब ये देख लो, ये ऊपर वाला जो फार्मूला है ना, जब प्रोबेबिलिटी नहीं दी होगी तो उसका है ये वाला। आपने मालूम करना है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क। और ये जो नीचे वाला है ना, ये है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो प्रोबेबिलिटी के साथ भी आप लोगों ने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। और उसके मालूम करने का तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी को आप ज़र्ब दे देते हो आप अपने रिटर्न यानी एक्स के साथ, तो आपका एक्स बार यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी मीन आ जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ों को पता होना चाहिए, फार्मूले ज़बानी आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है? चीज़ें दी होंगी तो आप लोग फ़ौरन निकाल लोगे, ठीक है? आप लोगों को दिया होगा रिटर्न इतना है, प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो वो कहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करो। तो आपको यही 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? उसमें से आपको पता होता है रिटर्न भी आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो वो प्रोबेबिलिटी अगर दी होगी तो उसके लिए अलहदा है, अगर नहीं दी होगी तो उसका ये सिग्मा एक्स ओवर एन यानी मजमूआ बटा तादाद होता है। इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल रिस्क मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, अभी रिवीन किया, कि आपने मीन मालूम करना होता है जिसको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहा जाता है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना होता है जिसको आपने रिस्क भी कहा जाता है। और रिस्क और रिटर्न ये 2 ही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और हमने रिस्क को ज़्यादा फोकस करना है और रिस्क को ही आगे लेके चलना है सारे का सारा। उसके बाद देख लो कि एवरेज रिटर्न जब निकाल रहे हो, जिसका मतलब एक्स बार या आर बार आप कह सकते हो। यहाँ पे रिटर्न आर के साथ शो किया गया है तो आर भी दी हुई है, पी भी दी हुई है। तो मैंने ऊपर बताया कि जब आर और पी दोनों दी होंगी तो उसके आपने एवरेज यानी आर बार कैसे निकालना है। तो वो बराबर होता है एवरेज ये प्रॉफिटेबिलिटी को ज़रूर दे देना है रिटर्न के साथ। जो आता जाए जवाब लिखते जाओ, आखिर में जाके उनको मजमुआ कर लो तो मजमुआ आ गया सिग्मा की एवरेज आ गई। एवरेज भी आ गई, नहीं एक्स बार भी आ गया। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका फार्मूला आप लोगों के पास ये मैंने लिखा हुआ है, देख लो। अब इसके अंदर एक्स जो है ना वो भी है आपके पास, एक्स बार भी है, दोनों को माइनस कर देंगे, एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा, ज़रा पी प्रोबेबिलिटी अब रह गई है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो आप लोग यहाँ देख लो कि आप प्रोबेबिलिटी के साथ ज़रूर देते जाओ देते जाओ देते जाओ, यहाँ पे वो वेरिएंस आ जाएगा। यानी जज़र के बगैर जो अंदर मौजूद फार्मूला है ना वो वेरिएंस कहलाता है, पहले वो मालूम कर लो। उसके बाद जब आप वेरिएंस का अंडर रूट यानी जज़र ले लोगे ना, स्क्वायर रूट, तो उस फिर आपके पास जो जवाब आएगा परसेंटेज के अंदर वो रिस्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना 0.09 यानी 9% था, ठीक है? और आपका जो स्टैंडर्ड, इसको 100 के साथ ज़रूर दे के देखोगे ना एक्सपेक्टेड रिटर्न को, जब आप यानी एवरेज को, अब अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो ज़रूर 100 के साथ दो तो 9% बन रहा है। तो इसका मतलब वो एक्सपेक्टेड जो आपका रिटर्न था ना, मतलब मैं मुतवक्के था मुझे वो 9 था, लेकिन वो कह रहा है आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क है ना, वो ये बता रहा है कि वो 8.38 हो सकता है। कितना? 8.38। तो 9% में 8.38 तक वो फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी कि 9% जमा 8.38% करोगे तो अगर वो बढ़ गया है तो इस तरह से इतनी दूर तक जा सकता है आपका जो रिटर्न है, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न।
और कम से कम कितना हो सकता है, 9 में से निकालोगे 8.38 तो कम से कम इतना। यानी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क आता है ना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना आगे तक बढ़ सकता है तो हम जमा करके देखेंगे, इसमें कितना कम तक हो सकता है तो वो माइनस करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कितना रिस्क का जो है ना इसमें आने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो होता है, दरअसल वो रिलेटिव डिस्पर्शन कहलाता है और ये इनकी रेशो का नाम है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना, यानी मीन, यानी एस डी बटा मीन जिसको हम कहते हैं। चीज़ों के एक एक चीज़ों के दो दो तीन तीन नाम है ना बाज़ का, तो इसी तरह फिर उनको जैसे भी आप बोलोगे उसी हिसाब से जैसे वो ममरूज़ी बनाएगा पता होना चाहिए कि ये वाकई ये भी कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे अब स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन भी कह सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऊपर कह सकता हूँ रिस्क बटा एक्सपेक्टेड रिटर्न, कोएफिशिएंट फार्मूला बराबर है रिस्क बटा एक्सपेक्टेड रिटर्न। वही बात है भाई, इस रिस्क कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को और एक्सपेक्टेड रिटर्न को मीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे दी हुई थी दो कंपनियाँ, ठीक है, उनके मुख्तलिफ तरह के मुझे मीन भी दिए हुए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ था। हमने क्या मालूम करना था, रिलेटिव रिस्क मालूम करना था, सी वी मालूम करना था, ठीक है। तो उसको देख लो आप, डिवाइड करते जाओ, जो जवाब आएगा वो लिख दो। अब यहाँ पे मैंने ना इंस्ट्रक्टर से पूछा भी था मैंने उससे ना कि क्या इसका सीन है, कैसे सिलेक्शन होगी, तो उसने मुझे जवाब बी दिया था, लेकिन यहाँ पे बन ए रहा है। तो अभी मुझे नहीं, वो सॉरी, उसने मुझे ए जो सर बता रहे हैं ना वीडियो लेक्चर में वो ए बता रहे हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर ने बताया था वो बी बता रहे हैं, क्योंकि रिस्क कम होगा, रिलेटिव डिस्पर्शन कम होगा। अब देखो ना, इसका मतलब ये था कि मेरा रिस्क जो था ना वो रिस्क जो है ना उससे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दूर है। तो रिस्क से एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा दूर होगा तो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे वही चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए ना, अगर वो ज़्यादा करीब है तो फिर वो कम सेलेक्ट करनी चाहिए। इस तरह से ना मैं बड़ा कन्फ्यूजन हूँ अभी भी इसके बारे में ना, बहुत परेशान हूँ। मैं इसको ना नेट पे भी सर्च करके ना फिर बताऊँगा, आप लोगों ने भी इसको देखना है कि रिलेटिव डिस्पर्शन, रिलेटिव रिस्क जो है ना उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, अगर वो ज़्यादा होगी तब सेलेक्ट करना है या कम होगी तब करना है। सर ने वीडियो लेक्चर में वैसे बता देता हूँ, ए बताया था कि ए वाला सेलेक्ट करोगे आप लोग, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर जो आप मतवक्के और आपका रिस्क जो है ना वो करीब है, जितना आप मतवक्के कर रहे हो ना चीज़ को, उसके अंदर 80% जो है ना वो रिस्क, मतलब आपका ना आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से 80% बन रहा है, ठीक है। कि इतनी चीज़ों के फ्लक्चुएट होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरे के अंदर कम है। तो इस तरह से बस इसका देख लेना। फिर सर ने मुझे बी बताया था, मतलब एमडीबी में, और जो वीडियो लेक्चर में ए बता रहे हैं सर, तो अभी ये मुझे नहीं इसकी समझ आए। देख के मज़ीद हम इसको ना एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने भी नेट पे वीडियो वगैरह देख के मुझे बताना है कि सर इसका ना ये बन रहा है, इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होता है। अभी मैं जमा करवा चुका हूँ उधर एमडीबी पे क्यूरी, रिप्लाई आता है तो बता दूंगा। फिर होता है पोर्टफोलियो। अब ये तो था ऊपर सिंगल सिंगल ना चीज़ों के, हमने यहाँ पे देख लो ये सिंगल सिंगल स्टॉक दिया हुआ था, एक रिटर्न आ रहा था उसमें से, ये सारे था सिंगल के लिए। अब आगे एक से ज़ायद अगर हम स्टॉक्स के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखो कोरिलेशन होता है, जिसको म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कहा जाता है दो वेरिएबल का, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, इसकी तारीफ़ का पता होना चाहिए। इसको शो करने के लिए ना पोर्टफोलियो के अंदर एक हम कोएफिशिएंट लेते हैं जिसको रो कहते हैं, ठीक है। कोवेरिएंस से मुराद दरअसल डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जो है ना इसका भी मैं बताता हूँ फिर कैसे मतलब करती है, कि अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव है ना कोरिलेशन, तो उसका मतलब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। अगर वो नेगेटिव है तो एक कम होगी दूसरी भी कम होगी। अगर आपके पास जो है ना वो नेग नेग उसमें आ गई है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट के अंदर ये है कि जितनी पहले वाली बढ़ रही है सेम उसी डायरेक्शन से दूसरी बढ़ रही है। और इसके लिए ना आप लोगों ने कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस जो है ना इसके बारे में वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पे उर्दू में कोई भी देख के ना इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। अगर वहाँ से भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों ने, तीन ही चीज़ें हैं इसके अंदर बस, वो आप लोगों ने नोट्स नहीं है जो हैंड रिटन, वहाँ से देख के इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर एक ऊपर जा रही है दूसरी भी जा रही है, एक नीचे आ रही होगी तो दूसरी भी आ रही होगी, ठीक है। तो और जो जो नेगेटिव होगी ना उसके अंदर ऑपोजिट हो जाती है, एक स्टॉक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, इस तरह से है। पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस जो है ना उसके अंदर ये है कि आपको ना एक या एक से सॉरी एक से ज़ायद स्टॉक्स जो है ना वो मौजूद होंगी, एक से ज़ायद कंपनियां मौजूद होंगी, उसको पोर्टफोलियो का नाम दिया जाता है। वो इंडिविजुअल था ऊपर वाला सारे का सारा। ये रिस्क किस में मालूम करेंगे हम, एक से ज़ायद कंपनियों के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तब। अब ये देखो स्टॉक ए में किया हुआ है, बी में किया हुआ है, तो ये दो वाला है, उसका ये फार्मूले का पता होना चाहिए
ठीक है। उसके अंदर ये पता होना चाहिए जो सिग्मा आ रहा है ना, ये आपका स्टैंडर्ड एविएशन है, और ये एक्स आ रहा है, ये परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितने की हुई है। तो इस तरह से ये 2 के लिए फार्मूला, ये 3 के लिए फार्मूला है, ये वाला ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है, उसके कंपोनेंट का पता होना चाहिए आप लोगों को कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें जो बुलेट लगे हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अंदर कम से कम कितना आपको गेन हो सकता है रिस्क फ्री रेट के बराबर, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होती है ना सी कैपम की, उसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी कहा जाता है, और सिक्योरिटी मार्केट लाइन रिटर्न बराबर होता है आर एफ प्लस इंटू आर एम माइनस आर एफ बीटा। और यहाँ पे आर एफ से मुराद है रिस्क फ्री रेट, और जो आर एम माइनस आर एफ है ना, ये प्रीमियम कहलाता है, और बीटा जो है ना वो आपका इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। और यहाँ पे जो बीटा है ना वो अगर ज़ीरो हो जाए ना, तो ये सारी अमाउंट को इसको ज़ीरो कर देगा, लेकिन फिर भी आपके पास आर एफ के अंदर ज़ीरो को जमा करोगे तो रिटर्न कोई ना कोई ज़रूर आएगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आपके रिस्क फ्री रेट के बराबर कोई ना कोई अमाउंट आ रही होगी। रिस्क फ्री रेट लाजमी तौर पे आपको कोई ना कोई रिटर्न देगा, ये फ़ायदा होता है कैपम का। ठीक है। ये देख लो आप लोग, ये रिस्क प्रीमियम कहलाता है, आर एम माइनस आर एफ को रिस्क प्रीमियम भी कहा जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट वो आर पी भी लिख सकता है ज़रूर बी के, ये इक्वेशन ठीक है या नहीं, तो आप कहोगे ठीक है भाई, आर एम माइनस आर एफ से मुराद दरअसल आर पी यानी रिस्क प्रीमियम है, तो बीटा होता है ये इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। तो ये जो इक्वेशन बनी थी ना, इसके अंदर ना फिर मज़ीद ना सर्चिंग हुई, और लोगों ने कहा कि ये जो इक्वेशन है ना इसके अंदर बीटा वन, ये एक 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 मतलब कि स्टॉक के लिए था ये। ठीक है। इसके अंदर और भी फैक्टर वो कहते थे कि ना ऐड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्म एंड फ्रेंच ने कहा कि ना इसके अंदर 3 फैक्टर मॉडल दिया उसने। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मार्केट रिस्क के अंदर ना एक साइज़ रिस्क वो भी अफेक्ट कर सकता है, वैल्यू भी उसकी रिस्क की है ना वो भी अफेक्ट कर सकती है। तो मार्केट रिस्क को उसने बीटा का नाम दिया था, जो पहले हम कर चुके हैं। और साइज़ के अंदर उसने कहा था कि स्मॉल और लार्ज साइज़ के अंदर आप जो है वो आपकी ये जो अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद वैल्यू के अंदर जो है वो हाई और लो वैल्यू जो है ना वो भी आपकी अगर हो जाए तो वो भी अफेक्ट कर सकती हैं आपके रिटर्न को। ठीक है। उसके बाद वो कहता है बुक टू मार्केट वैल्यू जो है ना, बुक टू मार्केट वैल्यू रेशो जो है ना वो भी आपकी हाई और माइनस लो वैल्यू के अंदर जो है ना वो आप देखते हो तो वो भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से फिर फर्मा एंड ये फ्रेंच का जो 3 फैक्टर इक्वेशन थी ना वो यूँ बनी कि पहले वाला पोर्शन तो वही रहा जो पहले दिया हुआ था। ठीक है। कैपएम के अंदर, लेकिन उसके अंदर फिर साइज़ का फैक्टर और वैल्यू का फैक्टर जो है ना वो ऐड हो गया। साइज़ का फैक्टर किस तरह से ऐड हुआ कि स्मॉल माइनस बिग के नाम से उसने ऐड किया था ना, और वैल्यू को हाई माइनस लो यानी एच एम एल का मतलब है हाई माइनस लो, ये वाले फैक्टर ऐड हो गए। फिर एक और बंदा आ गया, उसने कहा कि भाई और भी फैक्टर हैं, चौथा फैक्टर उसने एक और दिया कार हर्ट ने आके, तो वो भी इसमें ऐड हो गया। जब वो आया तो उसने कहा विनर एंड लूज़र की जो है ना माइनस लूज़र की जो है वो भी सिचुएशन हो सकती है, या अप्स माइनस डाउन, कि जिसके अंदर अगर आपका स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, अगर वो कम हो रही है तो वो नीचे आ रहा है। तो इस तरह से फिर ये चौथी वाली जब इक्वेशन बनाई गई तो उसके अंदर ये एक तो एस एम बी पी बी थ्री, ये 3 फैक्टर मॉडल जो फर्म एंड फ्रेंच के वो भी थे, और चौथा जो है यू एम डी जो है वो भी ऐड हो गया। तो इस तरह से फिर ये हो गया। फिर ये हुई ना चलता रहा ये सिलसिला, सर्चिंग होती रही, और ये फिर आखिर में जाके मल्टी फैक्टर मॉडल का नाम आया कि भाई बहुत सारे फैक्टर जितने भी हो सकते हैं ना आने वाले दौर में जो भी होंगे वो भी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, और वो सारे के सारे असरअंदाज होते हैं आपके रिटर्न के ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि कौन कौन से मल्टी फैक्टर हो सकते हैं, वो एम एफ सी जुगाड़ के नाम से मैंने लिखा है यहाँ पे। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है ताकि इसकी तरतीब याद रहे। एम से मुराद है मैक्रो इकनॉमिक्स, एफ एस सी से मुराद है 11वीं क्लास, एफ एस सी से मुराद है, एफ से मुराद है फंडामेंटल, एस से मुराद है स्टैटिकल, सी से मुराद है कम्बिनेशन। तो एम एफ एस सी से मुराद हुआ मैक्रो इकनॉमिक्स, फंडामेंटल, स्टैटिकल और कम्बिनेशन। उसके बाद ये था ना हेज फंड रिटर्न। हेज फंड रिटर्न जो था ना उसने 7 फैक्टर मॉडल दे दिए फिर आके, और उसने बी सी सी ई ई बी बी ये जो है ना जुगाड़ याद रखो। ये तरतीब है इसकी कि बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग, करेंसी ट्रेंड फॉलोइंग, कमोडिटी ट्रेंड फॉलोइंग। ये ऊपर वाले 3 याद करने वाले हैं, बाकी नीचे वाले इक्विटी मार्केट इक्विटी साइज़, बॉन्ड मार्केट बॉन्ड साइज़, बस ये याद कर लेना। ठीक है। तो ऊपर वाली 2 के साथ ट्रेंड आ रहा है, बी से मुराद बॉन्ड है और सी से मुराद करेंसी है। ठीक है। उसके बाद कमोडिटी ट्रेंड होता है। उसके बाद ये देख लेना कि फिर ये जब मल्टी फैक्टर के लिए आई तो वहाँ पे उसने प्लस एन लगा के बी एन यानी एक जनरल इक्वेशन बना दी कि 7 वाला फैक्टर है तो एन की जगह पे 7 आ जाएगा, अगर 20 वाला है तो एन की जगह पे 20 आ जाएगा। मतलब अभी ये चलती रहेगी। फिर कैलकुलेशन ऑफ बीटा यूजिंग करेक्टरिस्टिक लाइन को यूज़ करते हुए बीटा की वैल्यू जो है ना वो मालूम करनी है। अगर आप लोगों ने, बीटा बहुत ज़रूरी है जी, बीटा की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो इसका मतलब हम रिस्क मालूम कर रहे हैं। तो रिस्क की कोई ना कोई वैल्यू आएगी इस बीटा की, 1 आएगा, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 है, -1 में है। तो इसका मतलब क्या है, जिसके मुख्तलिफ तरह की ना हमज़ा चौधरी की वीडियो है
उसके अंदर ना लेक्चर नंबर 5 पार्ट जो है ना वो देखना है, उसके अंदर बीटा की वैल्यू वो बता रहे हैं। बीटा इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। ये इस तरह से शो होता है कि आपने ना एक्स एक्सिस के ऊपर मार्केट में परसेंटेज चेंज लेनी है कितनी हो रही है, और वाई एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने शेयर लेना होता है। और जो ये वैल्यू आपकी इधर-उधर बदल रही होती है ना, फ्लक्चुएशन होती है, वो स्लोप ऑफ द लाइन वो बीटा कहलाती है। फार्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ओवर वेरिएंस होता है इसका, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है ना वो किस तरह से डिपेंड करती है कि अगर इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है ना वो शेयर की वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। लेस देन 1 है, मोर देन 1 है तो इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद होगा मोर देन 1, और उसके बाद होगा इक्वल टू 1 होगा, मोर देन 1 होगा और लेस देन 1 होगा। मुझे लगता है 3 है ये वैल्यू, ठीक है ना। लेस देन 1 होगा, तो अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब लेस देन 1 से मुराद है कि आपकी जो शेयर है ना वो कम है मार्केट से, यानी जो स्टॉक प्राइस है ना वो मार्केट की जो स्टॉक प्राइस है उससे कम है। अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है जो स्टॉक प्राइस है ना वो आपकी मार्केट प्राइस के बिल्कुल इक्वल है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब आपका स्टॉक प्राइस ज़्यादा है, मार्केट प्राइस से कम है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लेनी है सारा कुछ। पोर्टफोलियो बीटा कैसे मालूम किया जाता है, दिया हुआ बीटा की अमाउंट को ज़रब दे देनी है, वो कितने परसेंट यूज़ हुआ है स्टॉक के अंदर, कितने परसेंट लिया था, उन दोनों चीज़ों को ज़रब देते जाना है और आखिर में जमा कर देना है। बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू मोर देन 1 है तो इसका मतलब आपके स्टॉक प्राइस जो है वो मोर देन है मार्केट प्राइस से। स्टॉक को ज़हन में रखना है, फिर आपने बात करनी है, ठीक है। स्टॉक आपका शेयर जो है ना वो आपका वाई एक्सिस पे है, और जो मार्केट जो है ना उसके परसेंटेज चेंज वो एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पे देखा नहीं है आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने बताया तो ये देखो ना, यहाँ पे मार्केट इधर है, शेयर इधर है। तो ये शेयर जो है ना ये तब्दील होगा, ये 1 की वैल्यू अब 1 आपने शेयर पे मतलब सोचनी है कि वो शेयर पे आएगी 1 की वैल्यू। अगर वो 1 इधर है ना और ये कम है तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब 1 अगर इसके ज़ीरो के बराबर है, मतलब दोनों चीज़ें बराबर हो गई तो वो दोनों चीज़ें बराबर हैं। लेस देन 1 होगी तो शेयर कम होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से इनको ना मालूम करने का तरीका यही है कि बीटा ज़रब परसेंटेज की इन्वेस्टमेंट फार्मूला लिखा हुआ है, मालूम करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो देखना। सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है ना वो रिटर्न देती है मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ उसके ऊपर। और मैंने पहले भी बताया कि जो रिटर्न होता है ना बीटा का आप लोग ले रहे होते हो वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बीटा ज़ीरो भी हो जाए तब भी वो प्रीमियम के साथ ज़रब खाएगा, तो भी आपके पास कोई ना कोई रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न जो है वो किसके बराबर होता है, आर एफ के, यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। उसके बाद आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये है कि आप लोगों के ना स्टॉक्स के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, और दोनों चीज़ें जो है ना स्टॉक्स के अंदर, सॉरी, एक चीज़ मौजूद है और एक ही चीज़ की दो वैल्यूज़ पाई जा रही हैं। तो भाई जब एक स्टॉक के अंदर एक ही चीज़ की दो वैल्यू होंगी तो लोग तो महंगे वाले को बेचेंगे और सस्ते वाले स्टॉक को ख़रीदेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना आर्बिट्रेज का, ये बताता है कि आपका इस तरह का अमल जिसके अंदर कम प्राइस वाली चीज़ को जो है वो बाय किया जा रहा हो स्पीड के साथ, और सेम चीज़ को जिसकी प्राइस मुख्तलिफ हो और जो हाई वैल्यू चीज़ है उसको सेल किया जा रहा हो। तो इस तरह से स्टॉक्स के अंदर एक चीज़ का घटना दूसरी का फ़ौरन से बढ़ जाना इतना स्पीड के साथ होता है कि आप जो है ना आर्बिट्रेज का जो है ना वहाँ पे वो मतलब पैदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आर्बिट्रेज का सीन पैदा हो जाता है। उसके बाद एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहती है। अच्छा, हाइपोथेसिस मार्केट ये होती है कि जिसके अंदर ना 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक होती है पास्ट इंफॉर्मेशन, एक होती है पब्लिक, और एक होती है इनसाइड दी कंपनीज़, यानी स्टॉक होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर, जो मतलब कि स्टॉक को चला रहे होते हैं, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान, जिस तरह से कोई बंदे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, इस तरह से बड़े-बड़े, तो वहाँ पे जो भी मीटिंग होती है ना बिज़नेसमैनों की, उनके अंदर मौजूद इंटरनल इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में मौजूद होती है, और पास्ट इंफॉर्मेशन जो पास्ट में मौजूद होती है। तो सबसे पहले ना इसकी एफिशिएंट मार्केट ये होती है कि इसके अंदर अगर आपकी इंफॉर्मेशन 3 तरह की, वो कहता है एक पास्ट, एक पब्लिक, एक इंटरनल। अगर वो कहता है इनमें से इतनी एफिशिएंट मार्केट होती है, एफिशिएंट मार्केट वो होती है, इतनी अच्छी मार्केट होती है कि उसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन लीक भी हो जाए ना तो कोई भी बायर आर्बिट्रेज की जो है ना ये कंडीशन के अंदर, यानी कि आर्बिट्रेज से मुराद क्या है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर लो प्राइस को लोग बेचना शुरू कर दें और फ़ौरन दूसरे को ख़रीदना शुरू कर दें, तो वो इतनी तेज़ी के साथ वो मतलब कि अपनी चीज़ों को तब्दील कर लेते हैं कि कोई बंदा भी उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैं जो यूँ शेयर को एक को बाय करना शुरू कर दूँ, एक को वो करना शुरू कर दूँ, तो फिर तो मुझे मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि एफिशिएंट मार्केट ऐसी मार्केट है जिसके अंदर एक चीज़ के घटने, दूसरे के बढ़ने, जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है ना।
तो जो वो लो प्राइस वाली चीज़ को ख़रीद रहे होंगे तो उसकी प्राइस इतनी तेज़ी के साथ मतलब कि ऊपर चली जाएगी, और दूसरी की जिसको बेच रहे होंगे उसकी इतनी तेज़ी से घटेगी कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर होकर फ़ौरन एक सेम लाइन पे आ जाएँगी। तो मतलब कोई भी बंदा इतनी जल्दी से फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये एफ़िशिएंट मार्केट में जो है वो बंदे इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एफ़िशिएंट मार्केट होती है जिसके अंदर कोई भी बंदा दूसरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता। उसमें ये होता है कि अगर वो वीक फ़ॉर्म है ना, वीक फ़ॉर्म है, तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पास्ट इन्फॉर्मेशन को जो है ना रिवील करेंगे। आप लोगों को पास्ट इन्फॉर्मेशन तक की एक्सेस होगी, और बाकी इन्फॉर्मेशन ना आपको जो है वो पब्लिक वाली शो करवाई जाएगी, ना ही आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वो वीक फॉर्म होती है। उसके बाद है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट की ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर अगर आपको वो जो मार्केट को चला रहे हैं वो अगर पास्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दें आपको, और पब्लिक वाली भी दे दें, और कहें कि जाओ आप लोग ना जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लो, देख लो कौन सा आज स्टॉक गिर रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए, आपको प्रॉफिट होगा। तो वो फिर भी वो सेमी स्ट्रॉन्ग फार्म जो होती है इतनी एफिशिएंट होती है कि ये 2 चीज़ें भी अगर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएँ तो भी वो बंदा अपना वहाँ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। तीसरी होती है स्ट्रॉन्ग फार्म। स्ट्रॉन्ग फार्म इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी एफिशिएंट होती है कि उस मार्केट के अंदर अगर पास्ट इन्फॉर्मेशन भी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी और इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी रिवील कर दी जाए, तो भी आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। इतनी तेज़ी के साथ उसके अंदर तब्दीली आती है, चीज़ों को मतलब कि तब्दीली जो है ना इतनी जल्दी से वो लेके आते हैं कि आपको इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उस चीज़ को जो है वो पहले से हासिल करके भी उसकी इन्फॉर्मेशन को आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो ये था आपका मॉड्यूल नंबर 7, ये मैंने सारा समझा दिया है। बीटा की वैल्यूज़ का मैं बता देता हूँ कि अगर बीटा की वैल्यू, पोर्टफोलियो बीटा जो होता है ना, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है आपका जो स्टॉक प्राइस है ना, वो मार्केट प्राइस से कम है। क्या है? कम है। मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अगर आपका बीटा जो है ना वो लेस देन 1, पहले मैंने बताया ना, यानी नेगेटिव होगा ना, फिर ये कम है तो नीचे की तरफ जा रहा है, कम है। अगर वो बराबर हो जाए ज़ीरो के, तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं। यानी आपकी स्टॉक प्राइस भी और वो भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम ही चेंज के साथ तब्दीली आ रही है दोनों में। अगर एक में 2 की तब्दीली आई है, दूसरे में भी 2 की आएगी, ये ज़ीरो है। यानी जब बीटा ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब अगर आपका बीटा जो है ना वो हो जाए लेस देन 1 और ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी 0.3, 0.4, 0.6 इस तरह से आ जाए, तो इसको कहते हैं कि आपका ना होगा तो डायरेक्शन सेम होगी उनकी, लेकिन इसके अंदर ना वेरिएबिलिटी कम होगी। यानी कि बीटा अगर 3 गुना बढ़ा है तो आपका स्टॉक मार्केट 10 गुना बढ़ रहा होगा। तो इस तरह से ये जो है ना लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 की सिचुएशन है। अब आ गया जी आपका बीटा जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसके अंदर ये है कि डायरेक्शन सेम होगी आपके स्टॉक के बढ़ने की भी और मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू के बढ़ने की भी, ठीक है, रिस्क के बढ़ने की भी। लेकिन आपका जो रिस्क होगा ना वो मोर देन मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हाईली जो है ना वो अप जा रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बीटा 5% बढ़ा है, तो मार्केट आपकी 2 पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो ये होगा ग्रेटर देन 1। अब आखिर वाली सिचुएशन आ जाती है कि बीटा जो है ना वो आपका है, अभी यही थी सारी की सारी ना, ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं। लेस देन 1 जो कि नेगेटिव है, जिसका मतलब आपका रिस्क कम है, ठीक है? उसका मतलब इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका आपका मतलब आपका रिस्क और मार्केट का रिस्क बराबर है। अगर आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपका रिस्क ज़्यादा है, मार्केट का कम है, ठीक है? अगर आपका जो है वो बीटा जो है वो लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो, तो बीटा और मार्केट की वैल्यू तो सेम है, लेकिन बीटा इतनी ज़्यादा तेज़ी से के साथ रिस्क नहीं बढ़ रहा, जितनी तेज़ी के साथ आपका जो है वो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू जो बढ़ रही है, ठीक है? तो ये होता है इसकी वैल्यूज़ का। और हमज़ा की पार्ट 5 जो है ना उसके अंदर बीटा की सारी वैल्यू 2-3 मिनट छोड़ के उसके बाद शुरू होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, और तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें ये बता देता है। तो ये लाज़मी आपने वीडियो देख के इसको सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 8वां मॉड्यूल फिर बताता हूँ।